राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सभी नागरिकों में स्त्री पुरुष चाहे बच्चे हैं, सभी के खुशहाल जीवन के लिए सविता राधा स्वामी का संदेश। सबसे पहले तो हमें जीवों की जो समस्याएं हैं उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना होगा। जब जीव शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होगा तभी वह मालिक के रास्ते पर चल सकेगा। तो जीव की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हमारी सरकार से उपलब्ध होती है, क्योंकि हमने देश के कार्यों के लिए सरकार को बनाया है। बड़े पैमाने पर सरकार ही कार्य करती है। सबसे पहले हमारे देश की जो मतदान प्रणाली है ये दोषपूर्ण है। तो कुछ समझदार हैं, ये पूछेंगे कैसे, तो मैं क्यों बताऊं? क्या मेरी तनख्वाह दे रहे हो? खोजो क्या कारण है। क्या मेरी कोई आवश्यकताएं नहीं हैं? जीवन जीने के लिए मूलभूत आवश्यकताएं तो पूरी होनी चाहिए। फिर साथ में बच्चों का जीवन भी जुड़ा है। सब कार्य बिना फीस के करने से जीवन कैसे चले? और किसी से मांगे तो हम मांगे भी कैसे, क्योंकि हम भी समाज के में देश के नागरिक हैं। और जो नागरिक कहलाता है तो उसको अपने जीवन के सभी कार्य करने होते हैं। और देश का नागरिक होकर अगर किसी से मांगता है तो फिर वो अच्छी बात नहीं होती। और जब हम भक्ति भाव वाले जब किसी से कोई चीज़ मांगते हैं, चाहे हम अपना कार्य करके उससे कुछ लेते हैं, मगर लोग बागे उसको रिश्वत ही कहते हैं और कहते हैं कि ये लूटते हैं। तो फिर इन आरोपों से भी घिरे हुए होते हैं हम भक्ति करने वाले। तो हमारी सरकार को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के कार्य करने चाहिए। आज तक हमारे देश में अनेकों शिक्षाविद आए जिन्होंने देश सुधार, समाज सुधार में अपना सारा जीवन लगा दिया। उन्होंने अपनी जीवन की पल पल निरख परख करके जीवन जिया और जीवन सुधार की वही बातें बोली लिखी जिससे सभी का जीवन मंगलमय हो। जीवन आज भी वही है, कल भी वही रहेगा। बदलते हैं तो आधुनिक मशीनीकरण से कुछ कार्य करने के तरीके बदलते हैं, मगर शरीर की प्रक्रिया में परमात्मा कोई साइंस बेस पुर्जा नहीं बनाता और ना ही शरीर के पुर्जे बदलते। तो शरीर व जीवन ज्यों का त्यों चलता है, या फिर कोई पुर्जा सिर नीचे या हाथ पैर ऊपर, तो ऐसे तो परमात्मा नहीं उगाता है। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि उन शिक्षाविदों की बातें भी सच्ची थी, वो बातें भी सच्ची हैं। तो कानून कल भी था और आज भी है, उसे मिटाए नहीं। अगर हमारे पास या सरकार के पास कुछ नया करने को है तो वो करें, उसके अच्छे परिणाम दिखाएं और अच्छे परिणाम के बाद उसे कार्यान्वित करें। आपका प्रस्ताव लागू होगा, मगर आए दिन नित नया कानून बनाना, पहले के नियम तरीके भंग करना, मन मर्जी से कोई भी बिल बनाना और उन बिलों को लागू करना, ये एक प्रकार की तानाशाही है।
जो कि समाज कार्यों में व जीवन उत्थान कार्यों में एक प्रकार की रुकावट है। जहाँ भी जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब प्रकृति है, और प्रकृति है तो विचार भी प्रकृति में शामिल हैं। इनमें भी काट छाट करना प्रकृति के कार्यों का उल्लंघन करना है। आज का समय हमारे दादा परदादाओं का नहीं है। आज हम उस स्थान पर या उस अवस्था पर बैठे हैं जहाँ पर भोजन बनकर तैयार हो चुका है, बस हमें शांति से उसको करना है, खाना है। तो आए दिन दंगा फसाद, विचारों का टकराव अच्छा नहीं है। एक समय था जब बहुत अधिक चलना पड़ता था, खोजना पड़ता था, और कहीं जाकर बीज इकट्ठा करना पड़ता था। फिर उस बीज को उगाने के लिए भूमि को उपजाऊ करना पड़ता था, पानी का प्रबंध करना पड़ता था, और फिर बीज को बोना, बढ़ाना, और न जाने कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन ये सब कार्य हमारे पूर्वजों ने हमारे आने से पहले निपटा दिए। तो आज की पीढ़ी है उसे शांतिपूर्ण ढंग से सब कुछ उपलब्ध हो रहा है। तो जो सरकार है वो अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए चाल न चले, वह अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मनमानी नियम पद्धति बनाकर जनता को तंग ना करे। सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि जनता ने उसे संतोषजनक ढंग से कार्य निपटाने के लिए रखा है, न कि मनमानी हाँकने के लिए। ये बात अलग है कि आप कुछ पढ़े लिखे हैं और आपकी इन गतिविधियों के कारण, पढ़ाई लिखाई के कारण आपको ये पद सौंपा गया है, दिया गया है। आप अपनी गरिमा बनाएं, मगर दूसरों की गरिमा का ध्यान रखें। आए दिन नई नई नीतियों की घोषणा करना और उनमें विकास किंचित मात्र भी नहीं होना, ये शोभा नहीं देता। इससे जो हमारे समाज के और दूसरे इंसान हैं, जो मानव जाति है, मानवता है, उसमें एक प्रकार का क्षोभ बढ़ता है, और उस क्षोभ के कारण दंगे फसाद होते हैं। तो जीवन के हर क्षेत्र में ध्यान दें। आपको सरकार बनाया गया है, जो कार्य बजट इजाजत नहीं देता तो क्यों लोगों को झूठा आश्वासन दे रहे हो कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो ऐसे झूठे आश्वासनों में ना फंसाएं। मैंने कहा कि आपको देश हित में कार्य के लिए रखा गया है। अगर कार्य नहीं बनता और आपने देख लिया है शासन की बागडोर संभाल के, फिर भी अगर जनता आपको कहती है, आपके कार्य में कमी निकालती है, तो आपको पद छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर आप सच्चे हैं तो आप फिर दूसरों का तमाशा देखेंगे, और जो जनता दूसरा नया तैनात करेगी, वो जो कार्य करेगा तो आपका और उसका भेद अलग से नजर आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से पद को छोड़ दें, क्योंकि कार्य सच्चाई से चलता है। और जब आप सच्चे हैं और सरकारी खजाने से आप कोई छल या धोखाधड़ी नहीं कर रहे, तो किसी दूसरे के बागडोर संभालने से आपको क्या फर्क पड़ता है। आपको अपने कार्य का पैसा मिलता था और मिलेगा, यानी आपको पद छोड़ने के बाद भी आपकी पेंशन तो मिलेगी, आपका गुजारा हो जाएगा। लेकिन हम तो डूबे हुए हैं सरकारी खजाने की वजह से। हम पैसे की वजह से शासन करना चाहते हैं। हम इंसानियत को ध्यान में रखकर कोई शासन नहीं करते हैं। तो अब खजाने का क्या हाल है?
एक के बाद एक खजांची आए हैं और उन्होंने खजाने से खर्च ज्यादा किए हैं, खजाने में पैसा कम भरा है। तो जैसे उदाहरण के लिए खजाने में 1 रुपया रखा है और वो रुपया भी इसलिए छोड़ दिया ताकि खजाना खाली ना लगे, और खजाना खाली करने वाले फिर ईमानदार भी लगे। लेकिन 1 रुपये से क्या क्या बन सकता है, यानी खजाना खाली है और खाली खजाने से क्या बनेगा। तो 1 रुपये में से दादा आया, दादा का परदादा आया, परदादा ने खर्च दिए। फिर दादा आया, दादा ने खर्च दिए। फिर पिता आया, पिता ने खर्च दिए। बेटा आया, बेटा ने खर्च दिए। अब 5वीं पीढ़ी पर पुत्र का नंबर आता है। तो जब तक उसका नंबर आता है तो खजाने में उस 1 रुपये का 80 या 85 पैसा बचा है, और उस 80-85 से पूरे देश का कार्य निपटाना, खुद का भी खर्च चलाना और दूसरे देशों से भी फिर उसमें दोस्ती रखना। तो जब इस प्रकार से पैसा खर्च हो जाता है तो फिर कैसे पैसे का बंदोबस्त हो। और अब जब पैसा नहीं है तो कोई भी काम आगे नहीं चलता है, क्योंकि जो पैसा है वो कहाँ से अब इकट्ठा किया जाए, कहाँ से आए। तो जो बचा हुआ पैसा है 15-20 जो रुपया है वो फिर देश विदेशों में जाने व कर्जा मांगने के लिए बचा है। सरकार कहाँ से करेगी। अब ये हालात हैं धन की। अब सरकार कोई कार्य तो कर नहीं रही कि कहीं से पैसा ऐसे इकट्ठा कर ले। अब कार्य नहीं करते तो फिर पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ से उसे खजाने में डाल लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि दाने हैं आज जमीन में डाल दिए और कल निपट जाएंगे, तो उसी खजाने से खा रहे हैं। तो ये खाने का प्रभाव भी बजट पर पड़ता है। अब मैं सविता राधा स्वामी कहती हूँ कि कौन सा नेता इस खजाने की कमी पूरी कर सकता है, यानी ये कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि कोई कमाकर खजाना भरने वाला तो आता नहीं, सभी उसी खजाने से खाना बरतना चाहते हैं। तो ये हालात देश के हैं। अगर ये नेतागण झूठे वायदे ना करें और ईमानदारी से कार्य करें तो थोड़ा बहुत फेर बदल करके कुछ राहत मिल सकती है। धाड़ धाड़ कर वादे करने से या पिछले वक्तों की बातें आगे लाने से सुधार नहीं हो सकता। कोई 2 बोलता है तो कोई और 4 बोल देगा, मगर कार्य तो मेहनत व ईमानदारी से व सच्चाई से चलेगा। समाज हित को ध्यान में रखें। जब घर परिवार में ज्यादा लेन देन करने पड़ते हैं तो उस घर परिवार का कार्य भी सही तरीके से नहीं निपटता। उसी प्रकार ज्यादा फैलाव कहीं भी अच्छा नहीं है। यही बात देश हित में भी लागू होती है। और जो ऊंचे नीचे की भावना है वो सभी को मार रही है। हमारा जो विश्व है इसमें जितने भी देश हैं वो सब अपने आप को सबसे ऊंचा रखना चाहते हैं।
तो इनमें कोई पहले नंबर पर, कोई दूसरे नंबर पर, कोई तीसरे नंबर पे, कोई चौथे पे, कोई पांचवे पे, कोई सातवें पे। तो एक प्रकार से होड़ सी लगी है। कोई भी अपने आप को कम नहीं करना चाहता, सभी एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। वो सोचता है मेरा माल निकल जाए, वो सोचता है मेरा माल निकल जाए। बस अपने स्वार्थ में दोस्ती कर रहे हैं, कोई किसी की मदद नहीं कर रहा। अगर मदद करें तो गरीबी दूर हो, और दोस्ती के चक्कर में सभी एक दूसरे को लूट रहे हैं। सभी एक दूसरे को लूट रहे हैं। तो मैं सविता राधा स्वामी कहती हूँ कि हमारा देश शांति प्रिय है। हमारे देश के नेता कहते हैं कि हम शांति के पुजारी हैं। तो क्यों हमारी सरकार ने ये लड़ाकू विमान खरीदे? क्यों ये मिसाइलें जैसे राफेल है क्यों खरीदे? अगर हम शांति के पुजारी हैं तो हमें डर कैसा? हमारा झगड़ा व विवाद कैसा? कौन हम पर आक्रमण कर सकता है? अब ये जो खरीद बेच की है ये देश पर अतिरिक्त भार है। पैसा नाजायज खर्चा गया है। राफेल का अर्थ है राह में फेल। तो जो राह में ही फेल हो जाए, जिसका कोई प्रयोग करने की जरूरत नहीं, तो उसकी इतनी कीमत देना कौन सा जायज है? तो क्या होता है राफेल? जो हमारे हितैषी बने हैं उन्होंने ही हमें लूट लिया। उन्होंने ये मिसाइलें क्यों बनाई? क्योंकि उनके दिलों में सिर्फ बदमाशी भरी है, और वे हमेशा हम एक दूसरे को खत्म करने की सोचते हैं। तो ऐसे जो देश हैं, जो इंसान हैं, उनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। उनसे बचो। हमारी सरकार ऐसे जो देश हैं, ऐसे इंसान हैं, उनसे नाजायज संबंध स्थापित न करे। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें किसी देश को नहीं छोड़ना, लेकिन जिन देशों से हमें ऐसी शिक्षा मिलती है जिनसे हमारे देश की आय पर, आमदनी पर अतिरिक्त भार पड़ता है, गरीबी आती है, तो ऐसी खरीदारी हमें दूसरे देशों से नहीं करनी। तो ये जो हमारे हितैषी बने हैं, इन्होंने ही हमें लूट लिया। ऐसे बिना समझ के सौदे करते हैं, उनसे बचो। एक मालिक पर भरोसा विश्वास रखो, तुम पर कोई आफत नहीं आ सकती। मगर सच्चाई हम में नहीं है। जिस सरजमी पर बैठे हैं उसी को लूटते हैं, उसी में धोखा फैलाते हैं। अगर किसी दूसरे पड़ोसी देश का हम पर स्नेह है, हमसे कोई दूसरा देश, कोई व्यक्ति हमसे प्यार करते हैं, तो वो अपने राफेल बिना कीमत के हमें यूज के लिए क्यों नहीं देते? वो उस दोस्ती के बदले हमें अपने हथियार क्यों बेच रहे हैं? और वो हमें बिना पैसे के दोस्ती में ही ये चीजें भेंट क्यों नहीं कर रहे, जिससे हमारे कर्णधार उनकी जानकारी ले सके, और हम भी फिर ऐसी चीज किसी को मारने के लिए या ऐसे सोच कर न बनाए, बल्कि हम ऐसी चीज अगर बनाते हैं तो हमें बस अपना जो दिमाग है उसको विकासशील रखना चाहिए, और अपने दिमाग से अच्छे खोज और कार्य करने चाहिए। तो ये जो हमें इस प्रकार के जो मिसाइलें, जो विमान या ऐसी चीजें जो हमें बेच रहे हैं, ये भी हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। क्योंकि हमें, यानी हमारे भारत को इन चीजों की जरूरत नहीं है। हमारे देश में महात्मा गांधी जो हमारे देश के
नेता हुए जिनको हमारा राष्ट्र बापू कहता है, उन्होंने तो विदेशी चीज़ों से किया था, परहेज बताया था। लेकिन हम आज के हैं, हम विदेशों को भी अपना मानते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें न खरीदें, ऐसी चीज़ों का आयात निर्यात न करें जिनसे हमारा बिना वजह का पैसा खर्च होता है और जिनसे एक प्रकार का दुनिया में वाद विवाद उत्पन्न होता है। तो हमारे भारत को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमारी सरकार समम को सच्चा व साफ करे, हमारे सभी कार्य अच्छे व सफल होंगे और जो पैसा टैक्स से या दूसरी चीज़ों से सरकार की आय होती है, फिर वो पैसा अच्छे कामों में लगेगा। तो सभी को प्यार, आशीर्वाद, सविता मोजाधीन, राधा स्वामी।